नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता त्यागी। आज आपके सामने भरत सूत्र के तीसरे व्याख्याता भट्टनायक की व्याख्या पेश कर रही हूँ। भट्टनायक की जो व्याख्या है वो अब से पहले जो हमने दो व्याख्याएं पढ़ी थी भट्ट लोलट की और शंकुक की, उनसे थोड़ा सा अलग है। भट्ट लोलट और शंकुक स्थायी भाव की व्याप्ति मूल नायक में मानते थे। उनके अनुसार जो दर्शक है वो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव इनके माध्यम से अनुमान लगा लेता था। शंकुक के अनुसार उसका अनुमान लगा लेता था कि मूल नायक ने, यानी कि जो दुष्यंत और शकुंतला थे, उन्होंने जो रस प्राप्त किया था या जो रस अनुभूत किया था, उसी का दर्शक, सहृदय या जो प्रमाता है उसका अनुमान कर लेता है। लेकिन उसमें दो समस्याएं थी। पहली समस्या तो ये कि जब लोलट ये कहते हैं कि मूल रस जो था वो अनुकार्य यानी कि दुष्यंत, शकुंतला आदि में था, तो दर्शक क्या करता है? फिर दर्शक कैसे उसका भोग कर सकता है, कैसे उसका आनंद ले सकता है जब मूल रस उनमें था? दूसरी समस्या ये थी कि उन्होंने कितना रस प्राप्त किया होगा, कैसे किया होगा, उसका अनुमान आसान नहीं है, क्योंकि हमने, यानी कि प्रमाता ने राम आदि को नहीं देखा होता है, दुष्यंत, शकुंतला आदि को नहीं देखा होता है। पर शंकुक ने ये बताया था कि जो नट नटी होते हैं वो अपनी अभिनय कौशल के आधार पर हमारे सामने ऐसे दिखते हैं जैसे कि वो दुष्यंत और शकुंतला ही हों, और जो प्रमाता है वो इसका अनुमान कर लेता है कि जैसे हमारे सामने नट और नटी दुष्यंत, शकुंतला के रूप में सामने मंच पर हैं और वो जैसा अभिनय कर रहे हैं, ऐसा ही अनुमान, मतलब ऐसा ही रस उन्होंने अनुभूत किया होगा जो हमारे मूल अनुकारी यानी दुष्यंत और शकुंतला आदि थे। लेकिन हमारी इसमें तीसरी विपत्ति ये भी होती है कि जब उन्होंने जो रस अनुभूत करने के लिए जो ये बताते हैं वो प्रत्यक्ष ऐन्द्रिक अनुभूति थी, और ऐन्द्रिक अनुभूति को हम रस नहीं मान सकते, क्योंकि ऐन्द्रिक अनुभूति सुखात्मक और दुखात्मक होती है। जब ऐन्द्रिक अनुभूति में संयोग होता है तो सुख होता है, और वियोग हो गया तो दुख होता है, लेकिन रस हमेशा सुखात्मक ही होता है। तो इस तरह से अभिनव गुप्त आदि जो आचार्य थे उन दोनों की रस निष्पत्ति से सहमत नहीं थे। लेकिन भट्टनायक ने रस निष्पत्ति की, यानी कि उस भरत सूत्र की व्याख्या की एक पूरी दिशा ही मोड़ दी। इन्होंने रस निष्पत्ति के लिए 3 व्यापार बताए। पहला व्यापार अभिधा व्यापार, दूसरा भावकत्व व्यापार और तीसरा भोजकत्व व्यापार। भट्टनायक के अनुसार जो पहला व्यापार अभिधा व्यापार है उसमें लक्षणा और अभिधा दोनों ही व्याप्त है। तो भट्टनायक के अनुसार जब प्रमाता नाटक देखता है या नाटक पढ़ता है, काव्य, नाटक, कुछ भी, तो जो उसके शब्दार्थ का ज्ञान उसे होता है, यानी कि अगर नट नटी आपस में कुछ बातें कर रहे हैं, जैसे मान लिया कि हम प्रेम भाव को, रति स्थायी भाव को लेते हैं, उसमें दुष्यंत शकुंतला के सामने प्रस्ताव रखता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, तुम बहुत सुंदर हो। तो पहले जो प्रमाता होता है वो काव्यार्थ व्यापार के अनंतर उसके अर्थ को समझता है कि दुष्यंत ने क्या कहा है। जब उसका अर्थ, उसे शब्दों का अर्थ उसे समझ में आ जाता है तो वहाँ अभिधा व्यापार पूरा हो जाता है। इसके बाद शुरू होता है दूसरा व्यापार, भावकत्व व्यापार। भावकत्व व्यापार में जो प्रमाता होता है, सहृदय होता है, या दर्शक, पाठक, जो भी प्रमाता होता है, वो भावकत्व व्यापार के द्वारा जो काव्य नाटक में वर्णित पात्र होते हैं, भावकत्व व्यापार के द्वारा उनका साधारणीकरण हो जाता है। और साधारणीकरण में जो अपने पराये का, राग द्वेष का जो भेद होता है वो खत्म हो जाता है। यानी कि जो प्रमाता होता है, जो पाठक रस का, उसका आनंद ले रहा होता है, पाठक या दर्शक, उसी को सहृदय बोलते हैं। उसे ये नहीं पता होता, यानी कि ये भूल जाता है
कि जो काव्य में वर्णित प्रेम भाव चल रहा है दुष्यंत और नट नटी के बीच में, दुष्यंत और शकुंतला के बीच में या नट नटी के बीच में, वो मेरा है या किसी दूसरे का है। दुष्यंत शकुंतला प्यार कर रहे हैं, वो इस चीज़ को ही भूल जाता है। उसके जो स्थायी भाव है, स्थायी भाव माने जो प्रेम करने का जो उसके अंदर भाव होता है, वो ही उसे बस याद रहता है। उसी को साधारणीकरण कहते हैं। यानी कि साधारणीकरण भावकत्व व्यापार के द्वारा जो होता है, उसमें मेरे, उसके, अपने, पराये या इस जगह का, उस जगह का, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। इसे साधारणीकरण कहते हैं। और ये जो साधारणीकरण होता है, ये विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव का होता है। और जो स्थायी भाव होता है प्रमाता का, प्रमाता के स्थायी भाव में अगर इनके अनुसार माना जाता है तो वो भावन माना जाता है, कि इस प्रमाता के स्थायी भाव का भावन हो जाता है। भावन से मतलब आधुनिक अर्थ में हम लगाएं तो होती है कल्पनात्मक प्रतीति। यानी कि साधारणीकरण जब होता है तो ये जब उसका जो हम नाटक में विभाव, अनुभाव यानी शकुंतला, दुष्यंत और बाकी सब उनका बाग बगीचा जो कुछ भी देखते हैं सारे विभाव में आते हैं। और उनके जो संचारी भाव हैं वो मेरे हैं या दुष्यंत के हैं या इस नट नटी के हैं या किसी और के हैं, किस जगह के हैं, ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती हैं। सिर्फ और सिर्फ वहाँ साधारणीकरण यानी कि सिर्फ वहाँ प्रेम होता है, किसका है ये नहीं रह जाता है। ये साधारणीकरण जब हो जाता है तब स्थायी भाव का भावन होता है। यानी कि जो प्रत्यक्ष प्रतीति होती है प्रेम भाव की, रति भाव की, उसकी कल्पनात्मक प्रतीति होने लगती है भावकत्व व्यापार में। यानी कि स्थायी भाव का भावन हुआ और विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव का साधारणीकरण हुआ। और जब ये भावकत्व व्यापार द्वारा साधारणीकरण हो जाता है विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का, और स्थायी भाव का भावन हो जाता है, तो तीसरा व्यापार आ जाता है भोजकत्व व्यापार। भट्टनायक के अनुसार जब साधारणीकरण हो चुका होता है तो प्रमाता यानी सहृदय, दर्शक, श्रोता, पाठक, उनका जो सत्व गुण होता है वो उसके अंदर के रजोगुण और तमोगुण सारे अन्य गुणों का तिरस्कार करके उद्रिक्त हो जाता है, आविर्भूत हो जाता है। और वो सत्व उद्रेक जब हो जाता है तब जो स्थायी भाव का भावन हुआ था वो रस योग्य हो जाता है और रस में परिणित हो जाता है, यानी रस में बदल जाता है। और जो प्रमाता होता है वो उस रस का भोग करने लगता है। यानी कि दोबारा अगर हम इसे संक्षेप में समझें तो काव्यार्थ अभिधा व्यापार के द्वारा काव्यार्थ शब्दार्थ का बोध होता है। उसके बाद भावकत्व व्यापार के द्वारा विभाव, अनुभव और संचारी भाव का साधारणीकरण होता है, जिसमें प्रमाता के जो हृदय में स्थायी भाव है, प्रमाता के हृदय में अपने पराये का जो ज्ञान होता है वो ज्ञान समाप्त हो जाता है। उसमें इतनी तन्मयता हो जाती है कि उसे अन्य किसी भी चीज़ का ज्ञान नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ उसी भाव में तन्मयता रहती है। जैसे प्रेम भाव में ही तन्मयता है अगर वो दुष्यंत और शकुंतला को देख रहा होता है। और उसके बाद उसका जो सत्व गुण है वो रजोगुण तमोगुण को तिरस्कार कर देता है। और स्वयं सत्व का उद्रेक जब हो जाता है प्रमाता के चित्त में तो वो रस को अनुभूत करने लगता है। यानी कि उसका जो स्थायी भाव है रति भाव वो रस रूप में बदल जाता है, रस रूप में परिणत हो जाता है। और उसके बाद जब वो रस रूप में परिणत हो जाता है तब भोजकत्व व्यापार के द्वारा उसका भोग होता है। इस तरह से भट्टनायक का जो सिद्धांत है, व्याख्या है, इसको भोगवाद या भुक्तिवाद कहते हैं। इसकी कुछ सीमाएं हैं और कुछ इसके गुण हैं। तो सबसे पहले गुण तो यह है कि इन्होंने एकदम दिशा मोड़ दी थी इस व्याख्या की। और इन्होंने सबसे पहली बार ये बताया कि जो भावन होता है वो मूल अनुकार्य जो थे दुष्यंत शकुंतलादि, उनके स्थायी भाव का
निष्पत्ति नहीं होती, बल्कि जो सहृदय प्रमाता होती है उसके स्थायी भाव आदि, उसके स्थायी भाव रति आदि स्थायी भाव की रस में परिणति होती है। यानी कि रस उसी के अंदर होता है, प्रमाता के अंदर, ना कि मूल अनुकार्य के अंदर। मूल अनुकार्य के अनुमति नहीं होती, अनुमान नहीं होती। मूल अनुकार्य के स्थायी भाव की अनुमति यानी अनुमान नहीं लगाया जाता, बल्कि वो प्रमाता होता है, सहृदय होता है, उसके अंदर ही सारे, उसके ही चित्त में सारे स्थायी भाव होते हैं, और उसी की रस रूप में कल्पनात्मक प्रतीति होने के बाद रस रूप में परिणति होती है। तो सबसे पहला इनका गुण यही हुआ कि इन्होंने स्थायी भाव जो रस रूप में परिणत होता है, ये प्रमाता के सहृदय के अंदर माना, सहृदय के चित्त में माना, ना कि मूल अनुकार्य में। और दूसरा गुण इनका ये है कि ये रस निष्पत्ति के ये ज़्यादा निकट आ गया है, यानी कि जहाँ से रस उत्पन्न होता है ये इनकी उसके ज़्यादा निकट आ गए। हालांकि अभिनवगुप्त ने इस पर प्रश्न उठाया है कि रस आस्वाद्य नहीं है कि उसका भोग किया जाएगा, यानी कि साधारणीकरण के बाद की जो स्थिति इन्होंने भोजकत्व व्यापार बताया कि अब रस रूप में साधारणीकरण के बाद, सत्व उद्रेक के बाद रस रूप में परिणत हो जाता है और उसके बाद उसका भोग करता है प्रमाता। अभिनवगुप्त ने उसका विरोध किया कि रस आस्वाद्य नहीं है कि उसका प्रमाता भोग करेगा, बल्कि जब साधारणीकरण हो जाता है और सत्व का उद्रेक हो जाता है तो जो उसको अनुभूति होती है वही रस है, इससे अलग कोई रस नहीं है। तो ये इसकी सीमा है जो अभिनवगुप्त ने बताई, और ये उसका गुण कि उन्होंने प्रमाता में, सहृदय में रस को माना है, मूल अनुकार्य में नहीं। तो भट्टनायक की निष्पत्ति, रस निष्पत्ति का जो सूत्र है, भट्टनायक की जो व्याख्या का सूत्र है, वो पूरा हुआ।